वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए उदय जी के साथ मिलकर आपके लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां से फोन आया है अंजुला भटनागर का। अंजुला जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार उदय जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि क्या हम किसी प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी को एक छोटी प्रॉपर्टी खरीद लें, और जो दूसरी प्रॉपर्टी एक्चुअली ऐसा है कि एक प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड के नाम पर है और एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है जी। तो हम चाहते हैं कि अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को बेच के जो मेरी प्रॉपर्टी पे जो हाउसिंग लोन चल रहा है उसको भी उतार दिया जाए और एक छोटा सा प्रॉपर्टी भी खरीद ली जाए। और तो क्या ये संभव है कि हम एक प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी का लोन उतार सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोन के लिए तो लोन उतारना ही इम्पोर्टेंट है। मगर जब आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदोगे या एक प्रॉपर्टी बेचोगे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी प्रॉपर्टी जॉइंट नेम पे ले लीजिए, नहीं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स बैठ जाएगा उसके ऊपर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितना भी पैसा उस प्रॉपर्टी से आए वो लोन देके बाकी का पैसा आप कैपिटल गेन में लगाइए, क्योंकि जो भी पैसा लोन देने में आपको लगेगा उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स होगा। तो इसके लिए टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेके प्रॉपर प्लानिंग करके बेचिए। लेने में और देने में, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ अंजुला जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जरूर हो गया होगा। जैसा उदय जी कह रहे हैं कि लेने बेचने में यहाँ कोई कानूनी अड़चन नहीं है, बस ये जो टैक्सेशन वाला मामला है उसके लिए अगर आप किसी टैक्स सलाहकार से और बात कर लेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब हमारे पास अगले कॉलर है पराग, जिन्होंने हमें फोन किया। पराग जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ पराग, पूछिए। हाँ सर, अपना एक नेटिव प्लेस में प्रॉपर्टी है सर, तो सोल्व करना है, मतलब सेलिंग प्रोसेस में ही है। तो उनसे अभी मतलब ऐसे एडवांस कुछ लिया हुआ है पार्टी से, तो उसका मतलब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपको प्रॉपर एग्रीमेंट उनके साथ करनी चाहिए और एक कीमत भी तय कर लीजिए चाहिए कि कितने में आप बेचना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी को। उस हिसाब से एग्रीमेंट करके उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। दस्तावेज को रजिस्टर करने के बाद उसका मूल्यांकन करने के बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी उसके ऊपर। और साथ साथ आपके अगर फैमिली मेंबर्स है या किसी का हक बनता है तो उनका भी साथ में होना बहुत जरूरी है। आपके उनसे मुख्तियार पत्र या पावर ऑफ अटर्नी आपको लेनी पड़ेगी सबकी, और सबका नो ऑब्जेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये आप बिल्कुल किसी अच्छी तरह पावर ऑफ अटर्नी लेके प्रॉपर एग्रीमेंट रजिस्टर करके इसे बेचे। चलिए पराग, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और जिस तरह से उदय जी ने बताया कि प्रॉपर कानूनी प्रोसेस के थ्रू अगर आप ये सारा काम करेंगे, रजिस्ट्री वगैरह करा के तमाम स्टैम्प ड्यूटी और ये सब, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास एक ईमेल आया जिसे भेजा है अब्दुल खान साहब ने मुंबई से। पूछना चाहते हैं कि मुंबई 3 साल पहले इन्होंने मीरा रोड में बैंक का लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा था और उनके पास एग्रीमेंट भी है, पोजीशन लेटर भी है, और फिलहाल एक और फ्लैट में रहते हैं। लेकिन 1 साल पहले उन्हें पता चला है कि यही फ्लैट और 4 लोगों को बेचा जा चुका है। तो अब ये क्या कर सकते हैं उदय जी? ऐसा है कि बिल्डर ऐसे धोखाधड़ी बहुत करते हैं, बम्बई में तो भाव बढ़ते ही रहते हैं। तो आपको मेरी ये सलाह है कि आप 2 चीज कर सकते हैं। एक तो आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप ग्राहक मंच के सामने जाके, जो आपके यहाँ है, मेरे ख्याल से ठाणा में भी है और बेलापुर में भी है, तो वहां आप तकरार गुजारिश कर सकते हैं बिल्डर के खिलाफ। आपका अगर एग्रीमेंट पहला रजिस्टर है तो आपको पोजीशन भी मिल जाएगा, या तो आप मार्केट वैल्यू जो आज की है वो मांग सकते हैं उस फ्लैट की, प्रोपोर्शनेट जितना आपने पेमेंट किया होगा उसकी। ग्राहक मंच में आपका एग्रीमेंट रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छा है। और साथ साथ आप क्रिमिनल केस भी बिल्डर पे कर सकते हैं, 420 की पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में लगा सकते हैं, मगर वहां आपको रोजाना जाना पड़ेगा, उसके पीछे फॉलोअप भी बहुत है। तो मेरी ये सलाह है कि ग्राहक मंच के सामने जाइए, अल्टरनेट फ्लैट या मार्केट वैल्यू मांग लीजिए उसी लोकेलिटी में, अगर वो फ्लैट बेचा गया है तो, या वो फ्लैट अगर आपका पहला राइट बनता है तो आपको भी मिलेगा, बशर्ते आपको जिसको बेचा है उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। उदय जी, यहाँ पर एक सवाल ये मेरा भी कि जिस तरह से इनके साथ ये धोखाधड़ी हो गई है, इन्होंने कहा एग्रीमेंट भी है, तमाम कानूनी कागज भी इन्होंने बनवाए, लेकिन बावजूद उसके वो इसका शिकार हो गए, तो ऐसा क्या ध्यान रखा जाए, किन बातों को पहले से देख लिया जाए ताकि ऐसी नौबत ना आए? भाई आज बम्बई जैसे शहर में तो ये है कि आप अगर प्रॉपर्टी
खरीद रहे हो तो उसका पोजीशन तुरंत ले लीजिए, क्योंकि आज जो जिसके पास पोजीशन है वो राजा ऐसा समझा जाता है। तो बम्बई में तो ऐसा है कानूनी। और अब एक अच्छी बात है कि आज जो ग्राहक मंच है, ग्राहक मंच में मेरे ही 2-3 केसेस में ऐसा अच्छा जजमेंट दिया है कि उनको मार्केट वैल्यू दी है, यानी कि वो दूसरा फ्लैट खरीद सकते। अच्छा। या उसी लोकेलिटी में दूसरा भी फ्लैट उनको अलॉट करने की ऑर्डर हो गई। इस ऑर्डर के लिए बहुत अच्छी बात है कि बिल्डर डर जाएंगे कि भाई हमको दूसरा फ्लैट देना पड़ेगा या मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इसके लिए ऐसी धोखाधड़ी बार बार होने की संभावना कम होगी। मगर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टी खरीदो और उस पर जाके बैठ जाओ, आप ले लो। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल है। चलिए, तो एक प्रैक्टिकल तरीका यहाँ पर उदय जी ने बताया कि जितनी जल्दी हो सके पोजीशन जरूर लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं तो इस तरह के मामले सामने आने की दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। आप भी कहीं मत जाइए, हम आते हैं तुरंत इस छोटे से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम दे रहे हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी सवालों के जवाब, और हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर साहब। तो चलिए एक बार फिर उनकी सलाह लेते हैं और आपकी समस्या को सुलझाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं प्रमोद कुमार साहब, नई दिल्ली से। प्रमोद जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। नमस्कार। हम 4 भाई थे और एक बहन है, और मेरे सबसे छोटे भाई की डेथ हो गई सितंबर 2007 में। हाँ जी। और उसके नाम एक DDA का फ्लैट था, छोटा सा पावर ऑफ अटॉर्नी में, और वो अनमैरिड था। और अब 3 लीगल है, भाई और एक सिस्टर है। हम चाहते हैं कि तीनों भाई और वो फ्लैट सिस्टर के नाम कर दिया जाए जी। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? क्या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कोर्ट से? जी, पहले तो सक्सेशन ले तो बहुत अच्छा है, मगर आप सक्सेशन नहीं लेना चाहते हैं तो सिस्टर को आप पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए कि भाई आपके बिहाफ पे, जिसे हम रिलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं, कि आपका रिलिंक्विशमेंट डीड कई अच्छे लॉयर से, वहाँ सिविल लॉयर से बनवा लीजिए और आप वो राइट उनके नाम पे रिलिंक्विश कर दीजिए और उनको एक इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी भी दे दीजिए, मुखत्यार पत्र जिसे हम कहते हैं, तो जिससे उसको सुविधा होगी, उसके नाम पे आप आसानी से खरीद सकते हैं। मगर आप मुझे एक कानूनी एकदम टेक्निकली पूछेंगे तो सक्सेशन लेना बहुत अच्छा है। पर सक्सेशन में भी ऐसा है कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होगी, सक्सेशन में कौन सक्सेसर है उसका डिसीजन होगा। तो ये अच्छा ज्यादा है कि प्रोबेट सक्सेशन से भी आप, जैसे मैंने कहा, रिलिंक्विश डीड कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, अब हमारे पास एक और कॉल आ रहा है यमुनानगर दिल्ली से। OP शाह साहब हैं फोन लाइन पर। शाह साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर। मैंने गुड़गांव NCR में एक पुराना मकान किसी इंडिविजुअल से परचेज करना है। हाँ जी। तो सर इसके बारे में पूछा था कि इसके लिए मतलब क्या क्या प्रोसीजर कंप्लीट, मतलब कौन कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए? पहला तो मेरा ये सवाल है कि आपका फ्लैट है या आप कोई नहीं, घर? पुराना मकान है सर, प्राइवेट कॉलोनी में, ऑथराइज्ड है। हाँ जी। तो उसकी NOC वगैरह तो निकल चुकी है जी, और रजिस्ट्रेशन भी शायद हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या इंतकाल वगैरह का भी चक्कर है, कोई पड़ेगा, म्यूटेशन कराना जरूरी पड़ेगा? भाई इस पे ऐसा है कि म्यूटेशन एंट्री को तो जरूर है, आप साथ साथ ये भी देखिए कि उसका सर्च ले लीजिए कि पहले उसके ऊपर कोई मालकाना हक किसी का है या नहीं है। प्रॉपर सर्च रिपोर्ट लेके साथ साथ ये भी चेक कर लीजिए कि उसके ऊपर कोई कर्जा वर्जा है क्या, नहीं तो कोई बैंक में मॉर्गेज होगा या कर्जा होगा तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। तो ये दोनों सर्च करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको वकील वहां मिल जाएगा जो सर्च रिपोर्ट करते हैं, आर्किटेक्ट भी करते हैं, और साथ साथ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ड्यू डिलीजेंस, मतलब उसका कहीं लोन बैंक में मॉर्गेज है या नहीं है, वो भी सर्च करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी में आपको सलाह दूंगा कि ले लीजिए। चलिए, तो इस सलाह को मानिए, आपको कहीं कोई कानूनी दिक्कत या अड़चन नहीं आएगी, और तमाम अगर बातें मान के आप चलते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर भी होगी। और अब लेते हैं एक ईमेल जो है पुणे से राजीव नायर साहब ने इसे भेजा है। पूछना चाहते हैं कि अगस्त 2009 में 2 BHK फ्लैट इन्होंने 30 लाख रुपए में लिया है। 1 जुलाई 2010 तक कुछ 22 लाख रुपए बिल्डर को ये दे भी चुके हैं, लेकिन अब बिल्डर बचे हुए 8 लाख रुपए पर 2.5% सर्विस टैक्स की मांग कर रहा है। क्या अगस्त 2009 में बुक किए गए फ्लैट पर सर्विस टैक्स देना जरूरी है उदय जी? मेरे ख्याल से जैसे आप कह रहे हैं कि अगस्त 2009 के फ्लैट के ऊपर सर्विस टैक्स देना जरूरी नहीं है, मगर सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट नहीं रजिस्टर किया? क्योंकि ये ईमेल था तो अभी ये बात तो हम, वो सवाल है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है और अभी रजिस्टर करते हैं तो अभी सर्विस टैक्स लागू है। मतलब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा कि आप कब किस दिनांक को मगर इनको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इनके पास अलॉटमेंट लेटर है और एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, केवल एक पत्र है,
तो आप ग्राहक मंच में जाके ये सर्विस टैक्स बिल्डर से, विकासक से मांग सकते हैं और मुआवजा के साथ आपको मिलेगा, साथ साथ उसका सूद भी मिल जाएगा। आमतौर पे उदय जी सर्विस टैक्स को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि कब खरीदा है इस पर ज्यादा निर्भर नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसका कब हुआ है ये ज्यादा जरूरी है। जी, ये ज्यादा निर्भर होगा कि रजिस्ट्रेशन कब है। बाकायदा अगर आपने खरीदा पहले है और बिल्डर ने अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो ये बिल्डर की त्रुटि है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट सेक्शन 4, 1 रुपया भी बिल्डर लेगा तो आपको एग्रीमेंट रजिस्टर करना और बहुत जरूरी होता है, और ये जिम्मेवारी विकासक की यानी बिल्डर की होती है, और बिल्डर ने ये नहीं किया तो इसे सेवा में त्रुटि मानी जाती है। तो ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट में आप जाके उस टैक्स को वसूल कर सकते हैं उससे, क्योंकि आपको वो दिक्कत हुई है, मगर टैक्स तो देना ही है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं खत्म करेंगे। उदय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो प्रॉपर्टी गुरु में आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल सवालों के जवाब भी। आप हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर, साथ ही अपना पता, फोन नंबर जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।